दोस्तों कहते हैं कि हसीनाओं का समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरह से ऐश्वर्या राय ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, उस समय उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब बड़ा स्मार्ट तरीके से दिया था। उन्होंने अपनी समझदारी को साबित किया था और उससे यह भी साबित हो चुका था कि हसीनाएं जो है वो समझदार भी होती हैं। ठीक उसी प्रकार शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पीएम है, उन्होंने भी समझदारी का परिचय दिया है। वो किस प्रकार से दिया है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं बांग्लादेश के बारे में आपको कुछ शब्द जो है वो बताता हूं, कुछ जानकारी जो कि आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। बांग्लादेश एक ऐसा राष्ट्र है जो कि भारत से ही निकला हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले भारत से पाकिस्तान अलग होता है और पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश अलग होता है। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी थी। दोनों की आपस में काफी अच्छी बनती थी। लेकिन फिर उसी के बीच में पाकिस्तान दखल अंदाजी देना शुरू करता है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन फिर बाद में शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है और उसके तहत बांग्लादेश को आजादी मिलती है भारत की मदद से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का मुक्तिदाता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जिस दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बांग्लादेश उसी दिवस को, उसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाता है। अभी हाल ही में मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया है, वो है शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी हत्या 15 अगस्त 1975 को कर दी जाती है और इसी कारण बांग्लादेश 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है। तो 15 अगस्त का दिन जो है वो बांग्लादेश के लिए बड़ा ही एक दुखद दिन होता है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं शेख हसीना के ऊपर। शेख हसीना ने हाल ही के अंदर ये कहा है कि 7 जनवरी को जब बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले मुझे एक ऑफर दिया गया था कि आप बांग्लादेश से एक नया स्टेट हमको दे दीजिए ताकि हम अपना बेस यहां पर बना सकें, अगर आप सफलतापूर्वक बांग्लादेश के अंदर चुनाव करवाना चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेख हसीना बांग्लादेश के उन प्रधानमंत्रियों के अंदर से हैं। चाइना ने कई बार इनको बीआरआई ज्वाइन करने के लिए कहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन फिर भी शेख हसीना ने कई बार इसके लिए इनकार किया है कि हम कहीं पर भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। वैसे तो इन्होंने न्यूज पेपर को जो इंटरव्यू दिया था उसमें ये रिवील नहीं किया कि ये किस देश के बारे में कह रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका अंदाज था कहने का, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए कह रही हैं। अमेरिका उन देशों के अंदर से है जो कि पूरे विश्व के अंदर अपने एयरबेस या फिर नेवल बेस या फिर आर्मी बेस बनाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इस बात को समझता नहीं है कि उसकी कई बार शिकस्त हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, वहां से हार मान ली है और ये कहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब अमेरिका को कई बार बहुत सारे देशों से शिकस्त खानी पड़ी है। अमेरिका ये चाहता है कि पूरे विश्व के अंदर उसके बेस बनाए जाएं, चाहे आर्मी बेस हो, नेवल बेस हो या फिर एयरफोर्स बेस हो। वो ये चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर भी उसका एक बेस बनाया जाए, लेकिन उसके लिए शेख हसीना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इन बातों को हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार अमेरिका जो है वो कौन सी जगह पर अपना बेस बनाना चाहता है। क्या वाकई में वो चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर आ रहा है या फिर उसकी मंशा कुछ और है। हाल ही में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने यह भी कह दिया कि जिस तरीके से ईस्ट तिमोर के हालात हुए थे, तिमोर एक देश था, अभी हम लोग जिक्र करेंगे उसके बारे में, उससे तुलना की है कि जिस प्रकार यूएसए ने ईस्ट तिमोर को अलग किया, उसको एक स्वतंत्रता जो है वो दिलाई थी, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष तरीके से इंडोनेशिया से उसको अलग करके एक नया देश जो है वो बना दिया था। उससे तुलना करते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ में भी अमेरिका ऐसी करने की मंशा रखता है, लेकिन उसकी मंशा जो है वो हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। यहां पर आप लोग एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अंदर देख सकते हैं जहां पर ये कहा है कि वॉन्ट लेट दैट हैपन, पीएम शेख हसीना ऑन प्लॉट टू कार्व आउट न्यू स्टेट आउट ऑफ बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश और म्यांमार को मिलाकर यूएसए एक नया स्टेट बनाने की फिराक में है, लेकिन शेख हसीना ने यह कह दिया कि जब तक मैं इस कुर्सी पर बनी हुई हूं तब तक तो बांग्लादेश से कोई नया देश, नया स्टेट जो है वो नहीं निकलेगा।
आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं, मेरी एक नई ई बुक जो है वो मार्केट के अंदर आ चुकी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप अमेजन पर जाकर डायरेक्टली मेरे नाम को सर्च करेंगे दीपक सैनी के नाम से, वहां पर आप लोगों को अमेजन के ऊपर मेरी ई बुक मिल जाएगी। क्योंकि आज का यूथ जो है वो पोर्नोग्राफी के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। मेरी एक छोटी सी पहल है, आप लोग इसको जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा और अमेजन पर जाकर इस बुक को जरूर परचेज कीजिएगा। जब शेख हसीना बोल रही थी तो उन्होंने इसका कंपैरिजन ईस्ट तिमोर के साथ में किया था कि जिस तरीके से पहले ईस्ट तिमोर के साथ में हो चुका है वैसा ही ये बांग्लादेश के साथ में करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा पहले आपको ईस्ट तिमोर के बारे में बता देना चाहता हूं कि ईस्ट तिमोर के साथ में क्या हुआ था। आप लोग पूरे विश्व के मैप के अंदर देखेंगे तो यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर यहां पर पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी के लेफ्ट साइड के अंदर इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, द्वीप है, वहीं पर एक ईस्ट तिमोर नाम का एक नया देश, अब तो नया देश बन चुका है लेकिन ये पहले नया देश नहीं था। मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा तो यहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इंडोनेशिया से ही लगता हुआ यहां पर ईस्ट तिमोर है, जिसको हम लोग तिमोर लेस्ते भी कहते हैं। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 16वीं शताब्दी के अंदर पुर्तगाल का अधिकार ईस्ट तिमोर जो है इसके ऊपर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां पर पुर्तगाल ने यह चाहा कि हम अपना कब्जा जो है यहां से छोड़ देंगे, अपना एनक्रोचमेंट यहां से छोड़ देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ईस्ट तिमोर को फ्री कर दिया। उसके बाद में फिर इंडोनेशिया ने इस तिमोर के ऊपर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद फिर इसको अपना उपनिवेश या अपना देश जो है वो बना लिया, अपना नया स्टेट बना लिया। और इंडोनेशिया ने अपना 27वां राज्य ईस्ट तिमोर को घोषित कर दिया। लेकिन ईस्ट तिमोर हमेशा से ये चाहता था कि हम लोग स्वतंत्र हो जाएं। इसीलिए यहां पर 2002 के अंदर जनमत संग्रह करवाया गया था और उसके अंदर इंडोनेशिया हार गया और ईस्ट तिमोर इसके अंदर जीत गया। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। ईस्ट तिमोर के जो लोग थे इनको वेपन्स प्रोवाइड करवाए गए थे यूएसए की तरफ से, ताकि एक रेबेल, एक स्वतंत्रता संग्राम जो है वो छेड़ सके इंडोनेशिया के खिलाफ और अपनी स्वतंत्रता दर्ज कर सके। लेकिन यूएसए की मदद से ही ऐसा हो पाया कि इंडोनेशिया से अलग एक नया देश जो है वो बन पाया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर एशिया के अंदर सबसे नया देश जो बन चुका है, जिसको स्वतंत्रता मिली है, वो ईस्ट तिमोर ही है। इसको तो आप लोग जान चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। मैप को जब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप लोग को बांग्लादेश दिखाई देगा और ये भारत की बॉर्डर है। ये बेसिकली क्या है, भारत की बॉर्डर है और भारत की बॉर्डर से लगता हुआ ही एक देश और है, म्यांमार। इसके कुछ हालात जो है हम लोग डेमोग्राफी से समझेंगे कि आखिरकार हालात क्या है। आप लोग इस मैप के अंदर एक बार देखिए। यहां पर यह है बांग्लादेश, यह है हमारा प्यारा भारत, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और यहां पर म्यांमार है। म्यांमार के अंदर जो ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वो है बुद्धिस्ट की। इसके बाद में बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, रिलीजन है, वो ज्यादा डोमिनेट यहां पर करता है। लेकिन भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, चाहे हम लोग मिजोरम की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे हम लोग नागालैंड की बात करें, यहां पर जो क्रिश्चियन हैं वो डोमिनेंस करते हैं। आप लोग को पता होगा कि म्यांमार के अंदर जब से सैनिक शासन लागू हो चुका है, और सैनिक शासन क्यों लगा है ये ऑलरेडी मैंने कई बार किसी लेक्चर के अंदर, ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर ब्रीफ भी किया है कि म्यांमार के अंदर सैनिक शासन लगा हुआ है। वो तो म्यांमार से बहुत सारे जो लोग हैं, लगभग 5000-6000 के आसपास में लोग जो हैं वो ऑलरेडी मिजोरम के अंदर और मणिपुर के अंदर यहां पर शरण ले चुके हैं। मणिपुर के अंदर वैसे ही अनस्टेबिलिटी है, वहां के लोग कुकी और मैतेई जनजाति जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। वहां पर जो कुकी जनजाति है वो बेसिकली क्रिश्चियन से बिलोंग करती है और उन्होंने ही कुकी फ्रंट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को बना रखा है, जहां पर उनके पास में हथियार वगैरह है। मतलब वो बेसिकली ये चाहते हैं, उनको भड़काने की कोशिश की जाती है कि आप एक नया स्टेट भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग उल्फा की बात करते हैं, उल्फा जो कि असम के अंदर, अब तो खैर उसने गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उल्फा जो है उसने भी काफी कोशिश की थी कि हम लोग एक नया देश जो है वो बनाएंगे, लेकिन अब उसने सरेंडर कर दिया है। ऐसी हालात जो है वो कुकी जो फ्रंट है, इसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ में बने हुए हैं। इसको भी यूएसए की तरफ से भड़काए जाने की कोशिश अभी लगातार चल रही है। वो इसीलिए चल रही है ताकि बांग्लादेश से अलग करके हम लोग एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के बेस पर एक नया देश जो है वो बना सके। आखिरकार यूएसए इसे करना क्यों चाहता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। यूएसए के पूरे विश्व के अंदर ये जो नीला पड़ा आप लोगों को विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है, इस विश्व के मानचित्र के अंदर ये जो नीला मैप है, यहां पर यूएसए के आर्मी बेस हैं, इसके साथ में नेवल बेस हैं, इसके साथ में एयरफोर्स के बेस हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 200 प्लस 200 प्लस आसपास जो कंट्रीज हैं
या फिर हम लोग कह सकते हैं आइलैंड्स हैं, वहां पर इनके जो बेस हैं अमेरिका के वो बन चुके हैं। लेकिन यहां पर आपको कहीं पर भी कोई भी नीला जो है निशान नहीं दिखाई देगा, मतलब ये जो स्पेस है वो पूरी तरीके से खाली है। अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना ने ऑलरेडी जो है वो अरब सागर के अंदर आने के लिए अपना रास्ता खोल लिया है सीपीईसी के तहत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। और फिर चाइना ने एक और रास्ता खोला है जो कि म्यांमार से होता हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कहां पर आता है, इंडियन, इसमें बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है। इसीलिए यूएसए ये चाहता है कि मेरी मौजूदगी वहां पर रहनी चाहिए। इसीलिए उसने बांग्लादेश से कहा है कि आपका यहां पर एक आइलैंड है जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के नीचे, आप लोग देखेंगे कि यहां पर एक इनका आइलैंड है जिसको यूएसए लेना चाहता है। थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि म्यांमार के नजदीक यहां पर ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली किस में आता है, बांग्लादेश के अंदर आता है। और बांग्लादेश के नजदीक ही यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, इसका आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, इसको यूएसए लेना चाहता है। और ये कहा कि ये आइलैंड जो है वो हमको दे दीजिए, नहीं तो 7 जनवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाएंगे। लेकिन रिजल्ट्स के अंदर क्या हुआ, इलेक्शंस भी सफलतापूर्वक हुए, कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यूएसए की ये जो डराने की कोशिश थी, इसको शेख हसीना ने ऑलरेडी जो है इसको मेजरमेंट कर लिया था इसका, कि हम जो है वो एक नया स्टेट नहीं बनने देंगे। ये बेसिकली यूएसए की एक सोची समझी साजिश थी। आप देखिए कि यूएसए जो है वो किस तरीके से अपना पूरा जाल जो है वो विश्व के अंदर बिछाना चाहता है। लेकिन शेख हसीना ने इसको रिवील कर दिया और ये कहा कि हम किसी भी तरीका कोई दबाव जो है वो महसूस नहीं करते हैं, चाहे फिर वो चाइना की तरफ से हो या फिर वो यूएसए की तरफ से हो। हम एक स्वतंत्र देश के रूप में हैं और हम अपना निर्णय जो है वो भी स्वतंत्र रूप से लेंगे, इसीलिए किसी भी तरीके से यूएसए के दबाव में नहीं आएंगे। और जहां तक बात है सेंट मार्टिन आइलैंड की, तो वो कभी भी यूएसए को नहीं मिलेगा। यूएसए ये चाहता है कि यहां पर अपनी मौजूदगी को रखकर वो चाइना को काउंटर करना चाहता है कि कल को मान लीजिए चाइना अगर अरब सी में आता है या फिर बंगाल की खाड़ी में आता है, तो यहां से उसको काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी आपको यूएसए के बेस दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यूएसए ये चाहता है कि अगर मान लीजिए कि बांग्लादेश जो है वो यूएसए को ये आइलैंड नहीं देता है, तो कहना ये है यूएसए का कि हम लोग म्यांमार और बांग्लादेश के जो कुछ कम्युनिटीज जो है उनके खिलाफ हम लोग, मतलब डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन उनके ये प्लान है कि उनसे मिलाकर हम लोग एक नया स्टेट जो है वो बना देंगे। तो देखिए कई बार ऐसी रणनीतियां जो हैं वो दूसरे देशों के द्वारा की जाती हैं। अब देखिए ताइवान के ऊपर चाइना जो है वो क्या कर रहा है, इन्विजन कर रहा है, बार बार अपने फाइटर प्लेन जो है वो ताइवान के ऊपर भेजता है, उसको डराने की कोशिश करता है कि क्योंकि चाइना जो है वो बिलीव करता है वन चाइना पॉलिसी के अंदर, वो ताइवान को ही अपना ही एक जो है वो देश मानता है। लेकिन ताइवान कहता है कि हम लोग एक अलग देश हैं, हम कभी भी चाइना का साथ नहीं देंगे। तो ये डराने की कोशिश जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कई बार की जाती है। चलिए आप लोग मेरी ई बुक जो है इसको परचेज कर सकते हैं, अमेजन के ऊपर जाकर टाइप कीजिएगा दीपक सैनी, जिससे आप लोगों को, या फिर 75 डेज हार्ड चैलेंज को आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग के सामने बुक जो है वो आ जाएगी। अमेजन से आप इसको बाई कर सकते हैं मात्र 149 रुपीज के अंदर। बहुत जबरदस्त बुक है, इसकी मदद से अगर आपका कोई एडिक्शन है उसको भी आप क्विट कर सकते हैं और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत क्लैरिटी, फोकस और कंसंट्रेशन वो जरूर इंप्रूव होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।